हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आप सभी ने सीएपीएफ का जो पेपर है वो जरूर देखा होगा। आप में से कई लोग इसमें अपियर भी हुए हैं। तो लास्ट संडे को 4 अगस्त को हम लोगों ने पेपर 1 के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इसके क्वेश्चंस को देखा था, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। बाकी सभी सर लोगों ने आपको अलग अलग टॉपिक, सर और मैम लोगों ने बाकी सभी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी कड़ी में जो एसए की पेपर है उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इन एसए के पेपर्स को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो और कैसे इस एसए पेपर की तैयारी आपको करनी चाहिए। आप में से कई लोगों ने इस बार जो एग्जाम दिया है, आई होप कि आपने अच्छे से एसए पेपर को भी या जो पेपर 2 था उसको भी अच्छे से दिया है। रिलेटिवली थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो हैं एसए में वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के हैं, जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपने 1 साल तक तैयारी की है और अगर आपने एसए को लिखने का तरीका सीखा है तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। चलिए, तो जो क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। बट क्वेश्चंस को देखने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जो भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए खान ग्लोबल स्टडीज लेकर आए हैं फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल मोड में होगा और इसकी रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। यह बैच स्टार्ट हो रहा है आपको 10 सितंबर से और जो ऑफर फी है वो एक नॉमिनल फी रखी गई है 1499। तो ये ऑनलाइन मीडियम में आपको स्टार्ट हो रही है क्लासेस 31 जुलाई से और क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 सितंबर से और रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो केजीएस के प्लेटफॉर्म पे जाकर, केजीएस की वेबसाइट पे जाकर। तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट सूचना। अब आते हैं इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो एक देख लो, आपके 6 क्वेश्चंस है, 6 में से 4 आपको आंसर करने होते हैं। तो 6 क्वेश्चंस क्या है उनको देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटिवली थोड़ा इजी हैं, कौन थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे हैं। पहला क्वेश्चन है डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो ये वो टॉपिक है जो आई थिंक आप सभी के लिए काफी आसान रहा होगा लिखना। पिछले कुछ वर्षों में 2016 के बाद जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से डिजिटल इकोनॉमी में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। इससे कई नए अवसर पैदा हुए हैं और कुछ चुनौतियां भी आई हैं, चैलेंजेस भी आए हैं। तो इन सभी पे आपको एक एस्से लिखना था। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस टॉपिक पे जरूर लिखा होगा। सेकेंड टॉपिक है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। ग्लोबल पीस और नेशनल डिफेंस बजट। अब आप इसको लिटरल सेंस में अगर आप लेते हो कि सिर्फ नेशनल डिफेंस बजट के बारे में ही बात करना है या कैसे लिंक करें, तो आपको थोड़ी चैलेंज आ सकती है। बट इसको आप अगर ब्रॉडली सोचोगे तो ये टॉपिक भी लिखा जा सकता है। अब आते हैं इसके बाद ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। अब देखो, अभी तक क्या है, हिस्ट्री पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो क्वेश्चन मेनली था पर्सनालिटीज से रिलेटेड, जैसे महात्मा गांधी और बाकी को लेकर या सुभाष चंद्र बोस को लेकर। बट अभी जो क्वेश्चन आए हैं वो इवन जो कॉमन जनता है, जो कॉमन लोग हैं, उनको लेकर भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो जैसे कुछ टॉपिक्स जो आप अगले एग्जाम्स के लिए सजेशन में ले सकते हो वो है कि वुमेन का रोल या जो हमारे फार्मर्स हैं उनका रोल क्या रहा फ्रीडम रिवॉल्यूशन में। तो इन सभी के बारे में भी आगे भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो जिसको आप एज ए हिंट ले सकते हो। इसके साथ साथ एक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हर साल लगभग एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी आया है क्वेश्चंस। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो रिलेटिवली थोड़ा जीएस पेपर से संबंधित है, ट्राइबल रेसिस्टेंस वाला भी और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया वो था इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस। तो इसके बारे में एग्जाम में जल्दी से सोच पाना और लिख पाना काफी लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा होगा। तो ये वन ऑफ द टॉपिक है जो मैं शायद ये सोचूंगा कि काफी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, काफी कम लोगों ने देखा होगा। और एक और है ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस है कि हाँ, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पे है कि जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल वे ऑफ लिविंग है, उस पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है। तो ये टॉपिक तो फिर भी आप लिख सकते हो, इसके बारे में आप सोचकर आराम से लिख सकते हो।
चलिए, तो ये तो 6 टॉपिक्स है। अगर इसमें सीक्वेंसिंग की जाए कि सबसे इजी कौन, सबसे डिफिकल्ट कौन, तो सबसे इजी में आई थिंक डिजिटल इकोनॉमी का जो पोर्शन है वह आप आसानी से लिख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसको भी आप आसानी से लिख सकते हो, यह भी एक इजी टॉपिक था। देन तीसरा जो आप लिख सकते हो वो है ट्राइबल रेसिस्टेंस इन कॉलोनियल रूल। चौथा टॉपिक जो अगेन आप लिख सकते थे आसानी तौर पे, वो है ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पांचवा टॉपिक जो है वो है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। और सिक्स टॉपिक जो है, आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल वुड हैव फेस चैलेंज इन दिस टॉपिक, इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस। तो ये टॉपिक्स हैं जो चैलेंजिंग हो सकते थे, मींस एक रैंकिंग वाइज अगर देखा जाए तो इसमें थर्ड और फोर्थ नंबर में आप हो सकता है इसको थर्ड नंबर पे रखे, इसको फोर्थ नंबर पे रखे, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अब आप मुझे आगे का वीडियो देखने से पहले एक बार आप कमेंट में बताना, जो लोग इस बार एग्जाम दिए हैं और जो लोग इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अगले साल के प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मुझे यह बताना कि अगर आपको इसमें से 4 एस्से चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे। अब आप पूरी वीडियो देखने के बाद मत करना, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको फिर लगेगा कि हाँ सभी टॉपिक पे लिखा जा सकता है। तो आप यहीं पे रुको, इस वीडियो को यहां पे पॉज करके फिर आप अपना कमेंट लिखो कि इन चारों में से आपका कौन सा टॉपिक जो है वह आपके हिसाब से ज्यादा इजी है लिखना, किसको लिखना आप किसको आपने एग्जाम में लिखा है, या फिर कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कोई एक टॉपिक एग्जाम में लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, फिर हो सकता है आपको बाद में लगा दूसरा वाला और अच्छे से लिख सकते थे। तो ये कौन से टॉपिक्स थे जिनको आपने चूज किया है, या फिर जो अगले साल दे रहे हैं, अगर मान लो आपके पास ये क्वेश्चन होता तो कौन से टॉपिक आप चूज करते, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए तो अब आते हैं कि एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ये टॉपिक है। अब जो लोग भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं जो हम लोगों ने क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि अगर हमें इससे लिखना है सीएपीएफ के लिए तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। और यहां पे हम लोग वर्ड लिमिट की बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में 30 वर्ड से ज्यादा ना ले और कंक्लूजन में भी 30 वर्ड से ज्यादा ना ले। इससे ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन आपके वर्ड लिमिट को खा जाएगा, फिर आपके पास बीच में लिखने के लिए कम वर्ड्स बचेंगे। तो 30 वर्ड से ज्यादा का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन अपने को नहीं रखना है। सेकेंड थिंग इज मेन बॉडी के लिए आपके पास लगभग बच जाते हैं 240 वर्ड्स। तो ऑन एन एवरेज आपको 6 पैराग्राफ लिखने का ऑप्शन मिलेगा। यू कैन राइट 6 पैराग्राफ्स ऑफ अराउंड 35 to 40 वर्ड्स। लगभग 35 से 40 वर्ड्स के आसपास का आप 6 पैराग्राफ आसानी से लिख सकते हो। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन राइटिंग एनी एस्से। अब आते हैं कि ये टॉपिक है, तो इसमें हम इंट्रो में क्या करेंगे, इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करेंगे, यहां पे क्या लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले है डिजिटल इकोनॉमी। अब यहां पे इंट्रोडक्शन लिखने में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप यहां पे क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज डिजिटल इकोनॉमी। इसके स्कोप के बारे में बता सकते हो कि ये कहां तक एक्सपैंडेड है, किन किन क्षेत्र को टच कर रहा है, किन किन लोगों के लिए यूजफुल रह रहा है, या एक समरी टाइप से आप इसके स्कोप को बता सकते हो कि कहां कहां तक ये स्प्रेड है। तो ये तो हो गई सबसे पहली बात कि एक तरीका ये होगा। दूसरा हो सकता है कि आप डिजिटल इकोनॉमी को लेकर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पुट करो, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पुट करो कि हाँ डिजिटल इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो हुई है, इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको भी आप बोल सकते हो कि हाँ कितना हमारे पास इंटरनेट यूजर्स है, कितना डिजिटल इकोनॉमी यूजर्स है एक्सेट्रा। तो ये आपके पास दो ऑप्शन हो गए, या तो आप डिफाइन करो, स्कोप बता दो, या फैक्ट्स और फिगर से बता दो कि डिजिटल इकोनॉमी किस तरीके से है। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मान लो 30 वर्ड्स में, इसमें से आपने कोई एक ऑप्शन चूज किया और इंट्रोडक्शन को यहां लिख दिया। अब आते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों को हमें मेंशन करना है, दोनों को इक्वल वेटेज देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें अपॉर्चुनिटीज लिखनी है, अपॉर्चुनिटीज यहां पे लिखनी है, तो हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी में हम आ सकते हैं, और जो मेन जो फैक्टर रहा है या मेन जो पॉजिटिव पॉइंट रहा है ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है
ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है डिजिटल इकोनॉमी की, कि आज के समय में डिजिटल इकोनॉमी के कारण जो अलग अलग यूजर्स हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनके पास बैंकिंग के ऑप्शंस आज के समय में मौजूद हो चुके हैं कि लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो, किसी सोशल बैकग्राउंड के हो। कोई लाइक आप देखोगे कि इवन जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस की जो टीनेजर्स हैं, दे कैन ऑल्सो अवेल वेरियस बैंकिंग फंक्शंस क्वाइट इजिली। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इट हैज डन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का इससे बेनिफिट मिला है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच यू कैन मेंशन हियर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेकेंड पॉइंट में हम डिजिटल इकोनॉमी के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि इसके कारण बैंकिंग सिस्टम जो है वह एफिशिएंट हो गई है। बैंकिंग सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो गई है, ये एक तरीके से 24/7 काम करने में सक्षम है। तो वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस 24/7 बैंकिंग ऑप्शन, 24/7 बैंकिंग ऑप्शन। आज के समय में आपको यह नहीं सोचना पड़ता कि बैंक में रखे पैसे हैं तो वो सिर्फ अगले दिन निकाले जा सकते हैं। आप बैंक में रखे हुए पैसे को कभी भी निकाल सकते हो, जब चाहे आपकी जरूरत पड़े आप बैंक में रखे हुए पैसे को निकालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज कि मान लो आपको रात में 10 बजे पैसे की जरूरत पड़े या किसी को ट्रांसफर करना है, तो यू डोंट हैव टू वरी कि आपके पास कैश नहीं है या एटीएम में कैश नहीं निकल रहा है। यू कैन सिंपली ट्रांसफर द मनी यूजिंग यूपीआई और नेट बैंकिंग और एनीथिंग। तो अब आपके पास बैंकिंग 24/7 आपके पास अवेलेबल है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा पार्ट यह है कि अब आपके पास बैंकिंग सेवाएं लगभग 24 घंटे उपलब्ध हैं। अच्छा, अब इसमें एक और पार्ट जो आप बता सकते हो कि मान लो डिजिटल इकोनॉमी है तो इससे रीच जो है वो काफी बढ़ी हुई है, रीच काफी ज्यादा बढ़ी है डिजिटल इकोनॉमी में। जैसे मान लो आज के समय में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वी कैन रीच आउट टू वेरियस कस्टमर्स इवन व्हेन दे आर नॉट ज्योग्राफिकली, दे आर नॉट हैविंग ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, फिर भी हम उन तक रीच आउट कर सकते हैं। तो हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, दूसरी तरफ 24/7 बैंकिंग ऑप्शन जो है या 24/7 सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, 24/7 इकोनॉमी चल रही है। 24/7 बैंकिंग, इवन द लाइक सेल परचेज, दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन। सेल परचेज यानी कि इकोनॉमी जो है वो 24/7 काम कर रही है। अगर आपको मान लेते हैं कि कुछ सामान ऑर्डर करना है, कुछ सामान खरीदना है, तो आपको यह नहीं सोचना कि कल सुबह ही खरीद सकते हैं या कुछ दिनों के बाद ही खरीद सकते हैं। नाउ यू कैन परचेज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप कभी भी उसको परचेज कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि आज के समय में बहुत सारे ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो 1 डे में डिलीवरी दे देते हैं कि अगर आपने रात में कुछ ऑर्डर किया, सुबह सुबह आपके पास पहुंच गया। तो दीज ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल कि अभी जो स्केल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो रीच है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो 24/7 इकोनॉमी को क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो 9 to 6 काम करने वाली इकोनॉमी है, बट डिजिटल इकोनॉमी इज 24/7 इकोनॉमी। देन अगला क्या चैलेंज है? अगला चैलेंज ये है कि अपॉर्चुनिटी क्या है कि इसके जरिए एक ट्रस्ट जो है या ट्रांसपेरेंसी जो है वह भी आया है। एक ट्रांसपेरेंसी एक देखने को मिलती है हमारे इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल, अब लोगों को डिजिटल इकोनॉमी के कारण काफी ज्यादा नॉलेज या इंफॉर्मेशन भी मिल चुका है कि मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में एक नॉलेज, कंपैरिजन, ये सारी चीजें जो हैं वह भी लोगों को मिलती है, यानी कि मोर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंसी है, कंपटीशन इंप्रूव हुआ है, एक्सेट्रा। तो लोगों के पास अभी ज्यादा ऑप्शंस हैं, ज्यादा कंपटीशन है, ट्रांसपेरेंसी है, लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है वह अब कस्टमर के हाथ में है। यानी कि मान लो आपको कोई एक चीज परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू परचेज अ सीलिंग फैन। तो पहले आप किसी दुकान में जाते थे तो आपके पास सीलिंग फैन का ऑप्शन होता था कि 2 या 3 कंपनी के हैं, आपको इसी में से लेना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
बट अब क्या है कि ऐसा नहीं, अब आपके पास डिजिटल इकोनॉमी के कारण बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहे सीलिंग फैन जिस कंपनी का चाहो उसका परचेज कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट कि मोर कंपटीशन, मोर ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग, लाइक वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स विच आर अवेलेबल, ये ज्यादा बढ़ी है। तो यानी कि रीच पोटेंशियल जो है वह बढ़ गया है। तो ये कुछ आपने अपॉर्चुनिटीज में बता दी, 3 अपॉर्चुनिटीज बता दी। अब उसके बाद है कि चैलेंजेस को आपको बताना है। चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में आप क्या मेंशन कर सकते हो? चैलेंजेस में आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल इकोनॉमी का, वो है साइबर क्राइम। सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो है साइबर क्राइम, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में हो या सेल परचेज में हो, स्पैमिंग हो। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं, लोगों के पैसे जो है खत्म हो जाते हैं, चीट किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। तो ये एक मेजर चैलेंज है। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, तो आप में से कई लोगों के पास मैसेज आया होगा कि 1 रुपए में या 10 रुपए में आईफोन 16 प्रो या 15 प्रो मिल रहा है, आपको बस ये मैसेज 10 लोगों को भेजना है। तो इस टाइप के स्पैम या मैसेजेस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग जो रिलेटेड जो डेटा है उसको चुरा लिया जाता है। तो ये सारे साइबर क्राइम के चैलेंज तो आए हैं। दूसरा एक चैलेंज है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, इट हैज फेवर्ड लार्जर बिजनेसेस। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, बट बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी जो शॉप्स हैं, उनका क्या सेम लेवल पे ग्रोथ हो पाया है? हैव दे बीन एबल टू डू द सेम थिंग और अवेल द सेम बेनिफिट? तो इट फेवर्स द रिच। ये एक डिवाइड जो है वो क्रिएट करा, या फिर मार्केट में एक लार्ज प्लेयर्स आर एबल टू सर्वाइव। तो ओनली फॉर बिग बिजनेसेस और लार्जली फॉर बिग वंस। तो एक जो पैरिटी थी मार्केट में, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है कि हाँ, अभी जो सिर्फ जो ज्यादा पावरफुल कंपनीज हैं, ऑफ कोर्स वो अपने एड पे या बाकी चीजों पे ज्यादा खर्च करेंगी, वह बेहतर ढंग से दिखा पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को। तो ऑफ कोर्स उनको एक एडवांटेज जो है वो मिलता है। जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनके लिए काफी ये चैलेंजिंग होती जाती है सिचुएशन। तो साइबर क्राइम, और फिर एक और पार्ट है कि यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। थर्ड पार्ट इज कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, क्या हमारी जो कंट्री है उसके लिए तैयार है? आर वी डिजिटली लिटरेट? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी जो है वह काफी कम लेवल पे है। तो इस टर्म्स में कि लाइक बहुत सारे लोग डिजिटल इकोनॉमी का सही से बेनिफिट इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि दे आर नॉट लिटरेट अबाउट दिस डिजिटल थिंग्स। तो अगर उनको डिजिटल चीजों के बारे में आइडिया नहीं हो तो फिर वो डिजिटल इकोनॉमी का फायदा कैसे उठाएंगे? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज कि द डिजिटल लिटरेसी इज ऑन द लोअर साइड। तो मान लो अब आपने 3 पैराग्राफ लिख दिया फायदे पे, 3 जो है वह चैलेंजेस पे, चुनौतियों पे लिख दिया। अब आते हैं कि आपको 6 पैराग्राफ लिखने के बाद अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप कंक्लूजन लिखो। ठीक है, तो कंक्लूजन लिखने में आप यहां पे क्या करोगे कि अगर आपको यहां पे कंक्लूजन लिखना है तो आप किस तरीके से कंक्लूड करोगे? ठीक है, तो अब आपको यहां पे कंक्लूड ये करना है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो बहुत सारे फायदे लेके आई है, बहुत सारे अवसर लेके आई है, बट रिस्क भी लेकर आई है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये आपका लास्ट लाइन हो सकता है। तो पहला आप लिखोगे कि डिजिटल इकोनॉमी हैज ब्रॉट इन so many opportunities for large population, but it carries risk also, and in this regard regulation, empowerment and expansion of this digital economy is the need of hour। कि इसको expand भी करना है, regulate भी करना है और साथ ही साथ लोगों को empower भी करना है। तो इस तरीके से सभी इसका फायदा बन सके। It can be regulated, it can be made much more inclusive, and at the same time it can be people can be empowered। तो ये तीनों चीजों को आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ, ये चीज करने की जरूरत है ताकि हम डिजिटल इकोनॉमी का बेनिफिट ले पाए। तो ये पहला एस्से था। आई थिंक आप में से काफी लोगों ने लिखा होगा। आपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं वो जरूर बताइएगा। आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसके बारे में बता सकते हो। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। ग्लोबल पीस और नेशनल डिफेंस बजट के बारे में
हम लोग को यहां पे डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ग्लोबल पीस में और नेशनल डिफेंस बजट को हम कैसे लिंक करें, इसमें हम लोग कैसे लिखें। तो पहली बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे कि इंट्रोडक्शन यहां पे कैसे लिखें। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि आज के समय में हमारे पास ग्लोबल पीस है, ग्लोबल लेवल पे क्या सिचुएशन चल रही है, इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट हो सकती है। यू कैन मेंशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्लोबल लेवल, पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं, क्या सिचुएशंस है, इसके बारे में आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। लाइक यू कैन मेंशन अबाउट द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, कि आज के समय में जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में आपने यहां पे मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल आप इसमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस का बता सकते हो, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो एस्केलेट होता जा रहा है उसके बारे में बता सकते हो, चाइना यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसके बारे में बता सकते हो जो और ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है, या चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है साउथ चाइना सी में या इसके नेबरहुड में, उसको बता सकते हो। तो ये कुछ आप एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो अबाउट द ग्लोबल पीस सिचुएशन राइट नाउ, कि आज के समय में ग्लोबल पीस की क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेस है, उसको आप यहां पे हाईलाइट कर सकते हो। तो ये तो हो गई सबसे पहली बात कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे। अब आपको सोचना है कि अगले 6 पैराग्राफ को हमें कैसे डिजाइन करना है। तो अगले 6 पैराग्राफ में पहला जो 2 पैराग्राफ है उसको आप फोकस करोगे कि इस जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का इंडिया पे क्या इंपैक्ट है। एक इंपैक्ट आप बताओगे सिक्योरिटी को लेकर कि अभी जो ग्लोबल चैलेंजेस चल रही हैं या ग्लोबल पीस की जो स्थिति है उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। सिक्योरिटी में 2 चीजों पर खासकर आप फोकस कर सकते हो, एक तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, दूसरा द राइज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, द राइज ऑफ टेररिज्म। तो इसमें आप 2 चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है, दूसरा आप यहां पे मेंशन कर सकते हो टेररिज्म के बारे में, कि इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अफगानिस्तान में अगर क्राइसिस चल रही है या पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही है या चाइना की जो पॉलिसी है, तो उससे हमारे बॉर्डर एरियाज पे जो प्रभाव है उसके बारे में बता सकते हो। अब तो आपके पास बांग्लादेश का भी ऑप्शन हो गया, बांग्लादेश को लेकर भी लिख सकते हो, ठीक है, या म्यांमार को लेकर मेंशन कर सकते हो। तो ये एक बात हो गई। दूसरा आप टेररिज्म के बारे में बोल सकते हो कि जैसे मान लो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है और ईरान भी उसमें शामिल हो रहा है, बाकी कंट्रीज भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो एक ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म का जो खतरा है वो बढ़ेगा। ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म का खतरा, वॉर एस्केलेशन का खतरा जो है वो बढ़ेगा। आपने देखा होगा हाल फिलहाल के समय में जैसे इजराइल ने ईरान में रह रहे जो हमास के जो हेड हैं उसको मार गिराया, या फिर ईरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, बाकी कंट्रीज कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट। रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो ग्लोबल एक तरीके से होने की हो सकता है, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारे डायमेंशन जो है उसको आप यहां पे सिक्योरिटी में मेंशन कर सकते हो। दूसरा बता सकते हो इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की ट्रेड, इन सभी चीजों को लेकर आप चर्चा कर सकते हो कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो ट्रेड है अलग अलग देशों के साथ, वह कैसे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, कि मान लेते हैं कि रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है, तो इससे हमारे ऊपर क्या खतरा है या हमारे लिए क्या चैलेंज है। रशिया से हमारी ऑयल आती है, यूक्रेन और बाकी देशों से हमें यूरेनियम और बाकी चीजें मिलती हैं, बाकी चीजों का एक्सपोर्ट होता है, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे हमारे रिलेशन, तो इन सभी के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। आप चाहो तो सेम चीज ईरान इजराइल इनके कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हो कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इकोनॉमी, ट्रेड, एनर्जी एक्सेट्रा, इस मुद्दे पे आप बात कर सकते हो कि प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स का हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो मान लो 2 पैराग्राफ तो आपको यहां पे मिल गए कि इसका जो असर है वो इंडिया पे क्या हो रहा है। अब इसके बाद जो 2 पैराग्राफ बचा, अब उसको आपको डेडिकेट करना है बजट पे। अब इसका जो डेडिकेशन है वो आएगा अब नेशनल डिफेंस बजट पे। ठीक है, अब इसके बाद एक पैराग्राफ आएगा डिफेंस बजट पे, डिफेंस बजट पे। इस पे 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे उसको। डिफेंस बजट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा डिफेंस बजट जो है वह बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कितना कम है। जैसे यहां पे आप इंडिया के डिफेंस बजट को कंपेयर कर सकते हो विद दैट ऑफ चाइना, यूएस या जो बाकी जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ इंडिया का डिफेंस बजट को
एक तरीके से कंपेयर करके दिखा सकते हो कि ठीक है, भले ही हम तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, बट जो अमाउंट है वो कितना वैरी करता है, अमाउंट जो है वह कितना ज्यादा वैरी करता है, उसको आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। तो यहां पे पहला है कंपैरिजन एंड क्वांटिटी, कंपैरिजन एंड क्वांटिटी। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हमारा डिफेंस का जो बजट है वो कैसे कम है या बाकी कंट्रीज की तुलना में कम है, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो यहां पे आप मेंशन करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बजट, कि हमारा जो बजट है, इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो बजट है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वह सिर्फ पेंशन, सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा में जाता है। अगर हम देखा जाए तो हमारे यहां रिसर्च डेवलपमेंट पे इसका खर्च जो है वह काफी कम है। तो पहले हमने देख लिया कि हमारा बजट क्वांटिटी का टर्म्स, दूसरा हमने देख लिया क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये हमारा दो पार्ट हो गया कि हमारा बजट और ग्लोबल पीस कैसे अभी मैच नहीं कर रहा, यानी कि इंडिया का ये जो बजट है वो हमारे लिए आज के समय में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, हमने देखा चैलेंजेस है ग्लोबल पीस के कारण, उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो बजट है वह मात्रा में भी कम है, क्वांटिटी में भी कम है और क्वालिटेटिवली भी पुअर है। बहुत ज्यादा खर्च हम रिसर्च डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स, इन सभी चीजों पे नहीं कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट हो गए, 4 पैराग्राफ हो गए। अब पांचवा पैराग्राफ, पांचवा पैराग्राफ अब आप लिखोगे इसके सुधार पे, पांचवा पैराग्राफ लिखोगे डिफेंस बजट के सुधार पे, और इसमें आप फोकस करोगे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट पे, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट पे कि क्या करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट नीडेड, इंप्रूवमेंट नीडेड, इसमें क्या करने की जरूरत है इसको आप बता दोगे। जैसे कि आज के समय में जो ग्लोबल चैलेंजेस चल रही है उसमें हमें एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, हमें नेवल एरियाज में बहुत ज्यादा सुपेरियोरिटी की जरूरत पड़ेगी, इंडो पैसिफिक के लिए, साउथ चाइना सी के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी के लिए भी हमें नेवल सुपेरियोरिटी की जरूरत पड़ेगी, हमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी, फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस पे हमें अपने बजट का क्वालिटेटिव फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपने 5th पैराग्राफ बना दिया कि व्हाट इंप्रूवमेंट आर नीडेड अंडर द बजट ऑफ इंडिया और द डिफेंस बजट। तो ये तो 5 पैराग्राफ हो गए, एक पैराग्राफ अभी भी है आपके पास। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, हमने बजट के बारे में बात कर ली, बट हमें एक और चीज समझना पड़ेगा कि आज के समय में सिर्फ एक कंट्री अकेले अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा करेगा तो फिर बाकी चीजें इंपैक्ट होंगी, जैसे हमारे डेवलपमेंट वर्क्स भी है, बाकी काम भी है। तो हमें और क्या करने की जरूरत है, वी हैव टू फॉर्म ग्लोबल अलायंसेज विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लिखोगे कि ग्लोबल पीस की अगर हम बात करें कि अगर हमें वाकई में ग्लोबल पीस चाहिए तो वी हैव टू वर्क विथ अदर कंट्रीज, वी हैव टू फॉर्म अलायंसेज फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो नेक्स्ट काम जो है वो आप मेंशन कर सकते हो अबाउट ग्लोबल अलायंसेज। ग्लोबल अलायंसेज नॉट ब्लॉक्स। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे बहुत कॉशियसली लिखना है, ग्लोबल ब्लॉक्स नहीं, मिलिट्री ब्लॉक्स नहीं, ग्लोबल अलायंसेज टू ब्रिंग पीस, नॉट टू ब्रिंग वॉर। ग्लोबल अलायंसेज टू मेक पीस, नॉट फॉर वॉर। तो ये ग्लोबल अलायंसेज वो होंगी जो मेडिएशन का काम करेंगी, जो अलग अलग देशों के बीच में जो युद्ध है उसकी समाप्ति की ओर काम करेगी, ना कि युद्ध को बढ़ाने के लिए। तो ये छठा पॉइंट भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो कि व्हाट वी नीड टू डू फॉर ग्लोबल पीस अपार्ट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस बजट। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए और फिर आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं कंक्लूजन के बारे। अब यहां पे आपको वापस से इनोवेटिव होना है। अब यहां पे आप कंक्लूजन में क्या मेंशन करोगे कि आज के समय में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, when the India is emerging as a superpower, we cannot be a passive watcher or observer of what is happening in the world. हम सिर्फ अब कुर्सी लगाकर बैठ नहीं सकते कि हाँ देखते हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बाद में सोचेंगे हमें क्या करना है। We have to actively engage with different stakeholders to bring peace and normalcy in the world to be recognized as a leader. अगर हमें वर्ल्ड में एज अ लीडर इमर्ज करना है तो वी हैव टू प्ले अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग दिस टाइम, and it comes through both things. It comes through the strength also, it comes through the diplomacy also. तो हमें दोनों चीजों का संगम बनाना पड़ेगा, दोनों चीजों का एक मिश्रण बनाना पड़ेगा, दोनों चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा।
जहां ऑन वन हैंड वी विल बिकम मोर पावरफुल, मोर mighty with our defense budget, and on the other hand we will also have a very strong and powerful diplomacy to bring peace in a peaceful manner. Okay, to bring peace in a peaceful manner. तो ये भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो in the conclusion. So that is also one of the way of writing this essay. Okay, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था. आते हैं अगले टॉपिक पे. अगला टॉपिक है ट्राइबल रेसिस्टेंस इन कॉलोनियल इंडिया. ट्राइबल रेसिस्टेंस इन कॉलोनियल इंडिया, ये टॉपिक को भी हम लोग यहां पर देखते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. तो अब ये जो क्वेश्चन है वो प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे आपका जीएस पेपर से ज्यादातर रिलेटेड है. तो आई थिंक कि ज्यादातर लोगों ने इसका लिखने का तरीका बहुत आसानी से सोच लिया होगा कि ट्राइबल रेसिस्टेंस में हमें क्या क्या लिखना है. जैसे जब बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप यहां पे क्या लिख सकते हो. आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं. आप चाहो तो अलग अलग रेसिस्टेंस जो हुए इंडिया के अलग अलग पोर्शंस में, उनके बारे में कुछ मेंशन कर सकते हो, उनकी कुछ समरी बता सकते हो. ठीक है, तो दैट इज समरी और स्प्रेड ऑफ ट्राइबल रेसिस्टेंस. दूसरा आप बता सकते हो कि क्या कारण रहे, कॉजेज ऑफ ट्राइबल रेसिस्टेंस. इससे भी स्टार्ट कर सकते हो कि क्यों इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल रेसिस्टेंस हुए ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स. तो ये तो एक बात हो गई. अब आते हैं इंट्रोडक्शन. जब आपने लिख लिया तब आते हैं कि आपको 6 पैराग्राफ यहां पे लिखने हैं. यू हैव टू राइट 6 पैराग्राफ. तो आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या चीजों को बता सकते हो. इसमें आपके पास आई थिंक बहुत सारे कंटेंट होंगे कि ट्राइबल रेसिस्टेंस कैसे हुआ, कब हुआ, कौन सा हुआ. तो आप उसको एक तरीके से बांट सकते हो. ठीक है, जैसे आपने 2 पैराग्राफ, आप चाहो तो 2 पैरा जो है वो आप डेडिकेट कर सकते हो विद सम एग्जांपल्स. जैसे मान लो आपने संथल रिबेलियन का लिख दिया, आपने मुंडा रिबेलियन का लिख दिया, तो एक पैराग्राफ संथल रिबेलियन, एक पैराग्राफ मुंडा रिबेलियन, ऐसे करके आपने लिख दिया. ठीक है. दूसरा आप एक बात कर सकते हो कि ये जो ट्राइबल रिबेलियंस हो रहे थे उसके कॉमन फैक्टर्स क्या थे, और एक और चीज बात कर सकते हो, पहले आप लिख सकते हो कॉमन फैक्टर. इनमें कॉमन फैक्टर क्या था, क्या कारण था कि ये रिवोल्ट करते थे. एक और पैराग्राफ आप लिख सकते हो अबाउट द नेचर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट, कि किस तरीके से होता था, किस तरीके से ट्राइबल रेसिस्टेंस होता था. क्या ये पीसफुल ही था या वायलेंट मोड में भी था, किस तरीके से, क्या इनोवेशन था, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो. पहले आपने 1-2 एग्जांपल लिख दिया, फिर आपने लिख दिया कि कॉमन फैक्टर क्या था, बाकी जितने जगहों पे भी हमारे यहां ट्राइबल रेसिस्टेंस हुए उसके क्या कुछ कॉमन फैक्टर्स थे, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो या उनका जो एक तरीके से रीलोकेशन हो टू सम अदर प्लेसेस, या उनके जो एथनिक प्रैक्टिसेस हैं उनको वायलेट करना हो. तो इस तरीके की जो भी प्रैक्टिसेस, जो कॉमन फैक्टर बनते थे, उनको आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो क्या नेचर था. कुछ जगहों पे गुरिल्ला वॉरफेयर, कुछ जगहों पे पीसफुल रेसिस्टेंस, कुछ जगहों पे लीगल रेसिस्टेंस. तो इन सभी के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो. लोगों की एम्पावरमेंट हुई तो ये भी मेंशन कर सकते हो. फिर आप एक पैराग्राफ मेंशन कर सकते हो द ब्रिटिश रिस्पॉन्स, कि ब्रिटिश का रिस्पॉन्स कैसा था इन ट्राइबल्स को लेकर, कि जो ट्राइबल रेसिस्टेंस था उसके खिलाफ ब्रिटिश का रिस्पॉन्स कैसा था, ब्रिटिश उसको लेकर किस तरीके से अप्रोच कर रही थी, कहां पे ब्रिटिश ने संधि भी की और कुछ जगहों पे जहां उन्होंने रिबेलियन को क्रश भी किया. तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हो. और फिर आप यहां पे एक पैराग्राफ बता सकते हो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल रेसिस्टेंस, कि ये जो ट्राइबल रेसिस्टेंस हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा, हमारे नेशनल मूवमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो कि ट्राइबल रिवोल्ट जितने भी हुए उसका हमारे लॉन्ग टर्म में नेशनल मूवमेंट पे या ट्राइबल के वेलफेयर पे कैसा इंपैक्ट पड़ा, ट्राइबल एरियाज पे कैसा इंपैक्ट पड़ा, उसको आप लास्ट एक पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो. और फाइनली जब आपको कंक्लूजन लिखना है तो आप अगेन यहां पे क्या कर सकते हो कि कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए ट्राइबल्स के, जो आज भी रेलेवेंट है,
जो आज भी एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं, उनके बारे में मेंशन कर सकते हो, उनका आप नाम ले सकते हो। जैसे बिरसा मुंडा का आप नाम ले सकते हो कि कैसे वो आज के समय में भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो यहां पे आप उसको बता सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया में ट्राइबल्स के जो आइडेंटिटी है उसको सेव करने की कोशिश की, ट्राइबल्स के जो राइट्स है उसको इंश्योर करने की कोशिश की। तो इसको आप यहां पर कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। तो ये एक पार्ट है, ये आपका जीएस से थोड़ा रिलेटेड है। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो ये जीएस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड एक डायरेक्ट एस्से का टॉपिक था। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट को लेकर, कि रेन फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट किस चीज से रिलेटेड, ये है आपका डायरेक्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी एक आसान सवाल था, एक आसान टॉपिक था जिसपे आपको इससे लिखने में काफी आसानी से लिखा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में यहां पे किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखो, जब हमें इसका इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या चीजों को हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते क्या है। ठीक है, हम चाहें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। हम चाहें तो यह मेंशन कर सकते हैं कि उनका एक्सटेंड क्या होता है, कहां पे पाए जाते हैं। या हम चाहें तो करंट कॉन्टेक्स्ट में इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि आज के समय में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की क्या स्थिति है। कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है एक समय में 14% एरिया में थे, आज वो घट के लगभग 6% एरिया में आ गए हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लगभग हर जगह पे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, हर जगह पे उनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। 50% से अधिक जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सारे डायमेंशंस को आप मेंशन कर सकते हो। करंट कॉन्टेक्स्ट जो है, करंट सिनेरियो जो है, उसको आप यहां पे चाहो तो मेंशन कर दो। तो ये सारे हमारे एक पार्ट हो गए कि क्या किया जा सकता है। दूसरी पार्ट, अब ये तो हो गए इंट्रोडक्शन की। अब आते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में फिर आपको अलग अलग पैराग्राफ लिखने, 6 पैराग्राफ लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो मान लो पहले पैराग्राफ में आप क्या करोगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जो सबसे बेहतरीन चीज बोली जाती है कि दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो कि वो ऑक्सीजन जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो उनका रोल है एटमॉस्फेयर में गैसेस को बैलेंस बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने में, तो ये आप यहां पर पुट कर सकते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे कैसे हेल्प करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ऑक्सीजन जनरेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन, अल्बीडो एक्सेट्रा। तो ये तो आपने पहला एक पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट आप बता दो, दे आर द ब्रिंगिंग ऑफ रेन बियरिंग वेजिटेशन। ये रेन को लेकर आते हैं। आप इसमें बता सकते हो कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पे भी पाए जाते हैं वहां पे रेनफॉल काफी अच्छी होती है। इसका एक कारण है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा यह वाटर वेपर को रिलीज करते हैं हैवी अमाउंट में, जिससे क्लाउड बनता है, रेनफॉल होती है। तो इस पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है, क्लाइमेट को मॉडरेट करता है, ये इसका एक इंपैक्ट है जिसको आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया रेन बियरिंग। तीसरा पार्ट आप मेंशन करो बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कि जो रेन फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पूरे अर्थ पे सबसे अधिक मात्रा में अगर बायोडाइवर्सिटी कहीं पे है तो वो हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसमें जो बिग कैट्स से लेकर स्मॉलर स्पीसीज, स्मॉलर इंसेक्ट्स, अलग अलग प्रकार की वैरायटी प्लांट्स की, इवन मेडिसिनल प्लांट से लेकर सभी चीजें पाई जाती हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में आप इसको मेंशन कर सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी का असीम स्रोत है। तो ये तो 3 पार्ट हो गए। अब चौथा पैराग्राफ। अब देखो यहां पे 3 पार्ट आपने नेचर से रिलेट करके बताया। अब आओ ह्यूमन पे, क्या कि ह्यूमन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन। और यहां पे आप फोकस करो कि ये कैसे इकोनॉमी, टूरिज्म, रिसोर्सेज एक्सेट्रा को प्रोवाइड करता है, कि ह्यूमंस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, चाहे वो इकोनॉमी के टर्म्स में हो, टूरिज्म के टर्म्स में हो, या फिर रिसोर्सेज के टर्म्स में हो, तो कैसे हमें हेल्प मिलती है, आप इसको यहां पर एक पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक आपका पार्ट हो गया, 4 पैराग्राफ्स हो गए। अब आप 5th पैराग्राफ पे आओ। अब देखो इंपॉर्टेंस तो 4 लिख दिया, अब लिखते हैं 5वें पैराग्राफ में कि अभी के समय में इनकी स्थिति क्या है, इनको जो थ्रेट है उसको आप मेंशन करो 5वें पैराग्राफ में। थ्रेट टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये आपने 5वें पैराग्राफ में मेंशन कर दिया कि आज के समय में इनको क्या चैलेंजेस है, क्या थ्रेट्स है, इसको भी आपने यहां पे 5वें पैराग्राफ में मेंशन कर दिया कि आज वाइल्ड फायर बढ़ गया है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, यानी कुल मिला के फॉरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। इसको आप 5वें पैराग्राफ में आसानी से बता सकते हो। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो काफी हद तक कम हो गए, 50% से ज्यादा खत्म हो चुके, इसको आप यहां पे वापस से लिख सकते हो। और 6th पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, स्टेप्स टेकन टू लाइक सेफ गार्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। अब यहां पे आप नेशनल स्टेप भी बता सकते हो कि भारत सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं, और ग्लोबल लेवल पे जो स्टेप लिए गए हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये दोनों चीजों को मेंशन करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो कि हां, एक तो हमने थ्रेट भी लिख दिया, दूसरा हमने लिख दिया कि क्या स्टेप लिए गए हैं। ये हमारे 6 पैराग्राफ यहां पे कंप्लीट हुए। अब आती है बात कंक्लूजन लिखने की। तो कंक्लूजन में आप मेंशन करोगे कि डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फर्दर डिग्रेडिंग, कि बहुत सारे स्टेप तो लिए गए हैं लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हालत अभी भी सुधरी नहीं है। वी नीड टू वर्क मोर, और फिर हमें सीरियसली एक्टिवली इस पे काम करना है, इसको लेकर लॉज बनाए जाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, लोगों में अवेयरनेस जनरेट की जाए। इसको आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो कि अभी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बट उसकी संख्या और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। तो हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द रेन फॉरेस्ट। तो यहां से आपका कंक्लूजन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से लिख सकते थे। ये एक आसान टॉपिक है। जैसे आपके पास एक आसान टॉपिक था जो डिजिटल इकोनॉमी को लेकर था, दूसरा जो आसान टॉपिक है वो है आपको अगेन इस इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट को लेकर। तो ये हमारा 4th टॉपिक हो गया। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है वह थोड़ा सा ट्रिकी था, इंग्लिश इन इंडिया डेविएंस और वेरिएंस। इंग्लिश इन इंडिया डेविएंस और वेरिएंस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने सोचा होगा कि आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या, किस तरीके से ये डेविएंस है, डेविएंस का मतलब कैसे ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर इसमें बस डाइवर्सिटी है, या इसमें बस डाइवर्सिटी है थोड़ा बहुत, एक जैसे हमारे कंट्री में सभी लैंग्वेज में एक विभिन्नताएं होती हैं वह पाई जा रही है। इंग्लिश जो है क्या एक बिल्कुल डेविएंस है हमारे पुराने ट्रेडिशंस, कस्टम से, या फिर बस उस वेरिएंस का एक पार्ट है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे हमारे कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, अलग अलग लैंग्वेजेस रहे हैं। इवन एक लैंग्वेज में अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग बोलियां जो हैं वो रही हैं। अब उसमें एक नया लैंग्वेज इमर्ज हुआ विद द ऑनसेट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया और विद द कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो यूरोपियन एम्पायर जैसे बना या यूरोपियंस जैसे आए, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे एक नई लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होती चली गई, एंड दैट वाज द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज के समय में जो इंग्लिश लैंग्वेज है इंडिया में, क्या वह हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, क्या वह उससे डेविएंट है, क्या वह उससे बिल्कुल ही अलग है, विपरीत दिशा में है, या बस उसका एक हिस्सा है, एक वेरिएंस है,
उसका एक एक्सेप्टेंस हो चुका है या उसका एक इंडिजनाइजेशन हो चुका है। ये पार्ट को आपको बताना है। इट इज अ वैरायटी ऑफ इंडिया और इट इज अ डेविएंस फ्रॉम इंडिया। इस बात के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आप डेविएंस के बारे में कुछ पॉइंट लिखोगे और वेरिएंस के बारे में कुछ पॉइंट लिखोगे। बट सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि इंग्लिश लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया में। तो इंट्रोडक्शन में आप यहां पे मेंशन करोगे कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इंडिया में आज क्या सिग्निफिकेंस रखता है या किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहां पर बता सकते हो। ओके, जस्ट 1 मिनट। चलिए, तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो यहां पे अब आप मेंशन कर सकते हो कि आज के समय में इंग्लिश जो है वह कैसे हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अब इसको आप कैसे मेंशन कर सकते हो कि इंग्लिश कैसे आज एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है। आप मेंशन कर सकते हो हर एक एंगल पे, ठीक है, हर एक एंगल। जैसे आज हमारे एजुकेशन की मैक्सिमम जो किताबें हैं, खासकर वह किताबें जो प्रोफेशनल डिग्रीज को लेकर हैं, चाहे वो बीटेक को लेकर हो, एमबीबीएस को लेकर हो, लॉ को लेकर हो या बाकी चीजें हो, उसको आप बता सकते हो कि या स्टार्ट कर सकते हो आप गवर्नमेंट से भी, गवर्नेंस से भी, सोसाइटी से भी। तो आप इसी का एक समरी जो है वो यहां पे पुट कर सकते हो कि इंग्लिश हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। इट हैज इट्स डोमिनेंस इन एजुकेशन, गवर्नेंस, जॉब, जुडिशियरी टू इवन सोसाइटी। इट हैज बिकम a symbol of modernity in India at various levels। कि इंडिया में एक मॉडर्निटी का भी एक सिंबल बनता है इंग्लिश, कि अगर कोई इंग्लिश में 10 बातें गलत भी बोले तो उसे आप सही मान लेते हो, लेकिन अगर वही हिंदी में बहुत अच्छी भी बात बोले तो सिंपली हिंदी में बोल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको हिंदी में आकर 4 अच्छी बातें समझा कर जाए तो आप उसको शायद उतना वैल्यू ना दो, बट वही 2 फालतू बातें भी कोई अगर इंग्लिश में बोल के जाए तो आप बोलोगे कि नहीं, इंग्लिश में बोल रहा है तो ही माइट बी सेइंग समथिंग गुड। तो एक जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो बना हुआ है और यह एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे सोसाइटी का। अगर कोई आपके फ्रेंड है, मान लेते हैं आपके कोई फ्रेंड है या आप किसी से मिले बाहर में एंड they started talking in English, so you might think that okay, they might be quite educated, they might be quite bold or dynamic or very knowledgeable etc। लेकिन वहीं कोई हिंदी में आपसे आकर बात करे, चाहे वो नॉलेजेबल हो ना हो, फिर भी आप बोलोगे चलो ये तो नॉर्मल पर्सन है। तो दैट इज वन ऑफ द एंगल कि आप इसको दिखा सकते हैं हमारे सोसाइटी में एक प्रेस्टीज का, एक सिंबल का विषय भी बन जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एंगल जो आप इंट्रोडक्शन में यहां पे लिखोगे। अब आप बात करोगे कि कैसे ये डेविएंस है, कैसे हमारे सोसाइटी ट्रेडिशन से अलग है, कैसे हमारी चीजों से अलग है, या कैसे एक अलग सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश करता है ये इंग्लिश। हाउ इट इज अ डेविएंस। तब देखो, अब यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको अलग अलग पॉइंट्स को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके पास एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बारे में बात करो, ठीक है। जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बारे में बात करो। यहां पे ज्यादातर जो काम काज है वह इंग्लिश में होता है और एक लार्जर जो पॉपुलेशन है उसको इसका कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि जुडिशियरी में और गवर्नमेंट में ऑफन जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो काफी डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं। जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सभी लोगों के समझ के परे होती है, सभी लोगों के समझ के परे होती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप यहां पे बता सकते हो कि ये जो है हमारे लिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रही है जिससे काफी लोग रिलेट नहीं कर पाते। मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट टू दिस जुडिशियरी पार्ट और गवर्नमेंट पार्ट, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे आपने जुडिशियरी के बहुत सारे जजमेंट्स देखे होंगे या फिर आपने गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज देखे होंगे, उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो वर्ड क्यों है, ठीक है। जो जार्गन्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप जुडिशियरी गवर्नमेंट के बारे में बता सकते हो। दूसरा, आप बता सकते हो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में।
एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप यहां पे बता सकते हो कि जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादातर इंग्लिश में है, और इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश राइटिंग बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर गेटिंग अ जॉब। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे एमएनसीज में, बहुत सारी कंपनीज में अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने वाला भी है मगर वह इंग्लिश सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है, तो दे माइट नॉट बी हायर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। There may be difference in the phonetics, there may be difference in the way of speaking or many things. So ultimately they are not getting hired even if they are good enough for the job. Maybe their job description or job profile doesn't even require speaking in English, but since the company thinks that it is of that elite category, it must have all the employees who are English speaking. तो ये एक चैलेंज जो है वह बन जाती है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो बेहतरीन ऑप्शंस हैं, इवन आप देखोगे कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कंट्रीज के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, मेनी ऑफ देम हैव देयर एंटायर कोर्स और एंटायर थिंग इन इंग्लिश ओनली। ज्यादातर जगहों पे इंग्लिश ही एक मीडियम बन जाता है इंस्ट्रक्शन का। तो इंग्लिश इज क्रिएटिंग एन एलीट सेक्शन, इंग्लिश हैज बिकम अ एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो ये दूसरा एक पैराग्राफ जो है उसको आप मेंशन कर सकते हो। और यहीं से तीसरे पैराग्राफ पे आओगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी, जो सोसाइटी का पार्ट है उसको भी आप यहां पे मेंशन करोगे कि नॉट ओनली द एजुकेशन एंड द गवर्नेंस और जुडिशियरी, इवन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कि अगर आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं तो दे बिकम पार्ट ऑफ द एलीट सोसाइटी, एलीट ग्रुप। Their connections or their like linkage is only with those people who can speak English, their way of living and all other things changes. तो हमारे कंट्री में अलग अलग सोसाइटीज बन जाती हैं, कुछ जो इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज हैं, those even if they don't know anything, even if they have no idea, but still they become the part of the elite class. On the other hand, कि हमारे पास दूसरी सोसाइटी है जहां पे लोग इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं बोल पाते, इंग्लिश नहीं समझ पाते, even if they are knowledgeable, वो ज्ञानी हो सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दैट एलीट सेक्शन। तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ सोसाइटी विच यू कैन टेल कि इंग्लिश जो है वो हमारे सोसाइटी में एक डेविएंस जो है उसको क्रिएट करा, एक अलग पार्ट जो है वो क्रिएट करा, या इंग्लिश समथिंग डिफरेंट बना रहा है, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सभी लोग उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे। दैट्स व्हाई समटाइम्स वी से दैट इन इंडिया वी हैव इंडिया ऑल्सो, वी हैव भारत ऑल्सो। कि भारत, इंडिया में एक तो इंडिया है, दूसरा एक भारत है, दोनों में काफी अंतर है। तो इसको भी आप यहां पे पुट कर सकते हो। देन ये तो हो गया डेविएंस की बात। अब आते हैं वेरिएंस की बात को लेकर। ये बात सही है कि इंडिया में जो इंग्लिश है इट हैज बिकम लाइक अ सोर्स ऑफ एलिटनेस फॉर सम पीपल, बट देयर परसेंटेज इज क्वाइट लो। बाकी हमने इंग्लिश को अपने अनुसार मॉडिफाई कर दिया है। वी हैव मॉडिफाइड इंग्लिश अकॉर्डिंग टू अस। हम लोगों ने इंग्लिश को एक नया टर्म दे दिया। वी हैव सीन दैट मॉडिफिकेशन ऑफ इंग्लिश। मॉडिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, और उसको हमने एक नया नाम भी दे दिया विच इज कॉल्ड एज हिंग्लिश नाउ, विच इज कॉल्ड एज हिंग्लिश नाउ। तो हमने एक नया इंग्लिश तैयार कर लिया विच इज लाइक मोर सुटेबल फॉर अस। एक ऐसा इंग्लिश जो हमारे लिए अपनी चीजों को आसान कर रहा है, एक ऐसा इंग्लिश जो हमारे लिए कई चीजों को आसान कर रहा है। जैसे कॉलेज को कई बार हम महाविद्यालय ना बोलकर सिर्फ कॉलेज बोलकर ही समझ जाते हैं कि कॉलेज वही है जो महाविद्यालय होता है। तो इन हिंदी ऑल्सो वी से द कॉलेज, और कॉलेज को हम इंग्लिश में भी वैसे ही समझ जाते हैं। तो वी हैव डन द इंग्लिश वर्जन ऑफ इंग्लिश। हमने इंग्लिश को अपने हिसाब से इंडिजनाइज कर लिया है। आज के आप समय में देखोगे तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो एडिशन हुए हैं, वर्ड्स का एडिशन हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं टाइम पास, या फिर हम लोग बोलते हैं कि सिंपली हड़ताल, जुगाड़। दे हैव बिकम इंग्लिश वर्ड्स नाउ। We have seen that there have been inclusion of many of the words of our local languages in the English. तो हमने इंग्लिश को अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया, इंग्लिश को अपने हिसाब से हमने
चेंज कर दिया, जहां पे जरूरत पड़ रही है वहीं पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने इंग्लिश में जो चेंज किया इज द इंक्लूजन ऑफ इंडियन डायलेक्ट। अब देखो, अब आप आज के समय में देखोगे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं वह एक जो टोन है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंग्लिश का एक टोन जो है वह है इंडियन टोन ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, एंड इंडियन टोन ऑफ स्पीकिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन ब्रिटिश और व्हाट इज देयर इन यूएस। क्यों? आप इसका एक एग्जांपल ले लो। यूएस ने क्या बोला? यूएस ने बोला कि देखो भाई, ब्रिटेन की पॉपुलेशन तो कम है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम जैसे इंग्लिश बोलेंगे हम वैसे ही इंग्लिश बोलेंगे। आपको चेंज करना आप चेंज करो, हम जिस तरह हिसाब से बोलते हैं उसी हिसाब से बोलेंगे। आप अपने ग्रामर मॉडिफिकेशन जो करना है करो, डायलेक्ट या टोन जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, हम जो बोलेंगे वही होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इफ पॉपुलेशन इज अ फैक्टर, कंबाइन द इंटायर यूरोप, कंबाइन द इंटायर यूएस टुगेदर, वी हैव मोर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल देन ऑल ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर। तो हमारे पास तो सबसे अधिक इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। तो देन वी हैव गॉट, here you can mention that now the number of English speaking people in the world is more in India as compared to many other countries of the world, and that has given rise to a new form of dialect or pronunciation which is called as Indian dialect or Indian pronunciation। तो हमने यहां पे भी जो डायलेक्ट या टोन था उसको भी हमने चेंज किया है। थर्ड पार्ट आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। अब यहां पे आप थोड़ा सा डिजिटल का कॉन्टेक्स्ट लो कि आज के समय में डिजिटल के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश को हमने कितना अपना लिया है या हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ आवर मोबाइल फोन्स, मोस्ट ऑफ आवर डिजिटल एप्लीकेशंस, एटीएम्स एंड ऑल अदर थिंग्स, दे हैव बिकम पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल एंड पीपल अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग्स ऑफ इंग्लिश। जो सिंपल चीजें हैं, जो जैसे मान लो, अब आप देखो, आपने कई बार लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि मैं तो डेली स्कूल जाता हूं। ठीक है, मैं तो डेली स्कूल जाता हूं। तो अब डेली इज अ इंग्लिश वर्ड। अब आपने किसी को यह नहीं बोलते हुए सुना होगा कि मैं तो प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिले होंगे जो शायद इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं बोल पाते हो, बट दे यूज इंग्लिश इन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, दैट दे आर यूजिंग इट। मैं तो डेली स्कूल जाता हूं, मैं तो हर दिन कॉलेज जाता हूं। तो दे डोंट से मैं तो प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूं और मैं डेली कॉलेज आता हूं, मैंने होमवर्क कर लिया। या नॉट सेइंग कि घर के लिए जो टास्क मिला था या घर के लिए जो कार्य मिला था उसको हमने पूर्ण कर लिया है। दे विल सिंपली से मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने होमवर्क कंप्लीट, होमवर्क इंग्लिश वर्ड, कंप्लीट इंग्लिश वर्ड कर लिया है। तो वी हैव मेड इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो वी हैव मेड दिस part and parcel of our life. So it cannot be said that English is a complete deviance. English has become part of India also. We have indigenized it. So it is a part of our day-to-day life. इसको भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। और फाइनली जब आपको कंक्लूजन लिखना होगा, जब आपको कंक्लूजन लिखना होगा, जब आपको कंक्लूजन लिखना है तो आप इसमें बोल सकते हो कि ऑफ कोर्स इंडिया में जो इंग्लिश है इट इज अ ब्रिटिश लेगेसी, बट इट हैज बीन मोर देन 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंग्लिश बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडिकेट्स दैट इंग्लिश इज नो मोर अ फॉरेन लैंग्वेज. इंग्लिश हैज बिकम indigenized and this is Indian English which we are accepting now. It is not the British English, it is not the British pronunciation, it is not anything British. This English is Indian English, the Indian version of English. It has become, and we have a tradition that all the languages which are coming from across the world, we have indigenized it. We have taken some good elements of it. So again, English has become a part of our life. इसको आप conclusion में यहाँ पे बता सकते हो. That is also one of the essay about English deviance or variance. अब बोल सकते हो लास्ट में कि ये deviance नहीं है, although some challenges exist, but it has become part of India now. चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। जो आपका एस्से का जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन का ट्राइबल कल्चर पे क्या असर पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है, इसको आपको मेंशन करना है। तो चलिए
इंट्रोडक्शन, अब यहां पे इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम मेंशन करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, या आप चाहो तो ट्राइबल कल्चर के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, या आप चाहो तो कुछ ट्राइबल कल्चर के वायरल होने या कुछ ट्राइबल कल्चर के विलुप्त होने, इसकी भी बात कर सकते हो। यहां पे आपके पास 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे सिंपली ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे ट्राइबल कल्चर के बारे में बात कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पे कुछ ट्राइबल कल्चर जो कि फेमस हो गए हैं उनके बारे में बात कर सकते हो, या जो ट्राइबल कल्चर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन में अच्छा खासा स्कोप है। यहां पे इन चारों में से आप किसी भी एक चीज को डिफाइन कर सकते हो, किसी भी एक एंगल को लेके 30 वर्ड्स में अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस के जहां पे आप इंट्रोडक्शन लिख पाओगे। अब दूसरी बात आती है, इस ट्राइबल कल्चर में आप किस तरीके से लिखोगे, पैराग्राफ वाइज हम लोग बात करते हैं। अब देखो, आपको मालूम तो एक चीज जरूर होगा कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ट्राइबल ग्लोबलाइजेशन के ट्राइबल कल्चर पे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो फायदे से स्टार्ट कर सकते हो कि आज के समय में ट्राइबल कल्चर को कैसे बेनिफिट मिला है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। अब यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, ठीक है। जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में, आई थिंक न्यूजीलैंड ही था, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में जो एक बहुत ही कम एज की एक एमपी जो है, जो वहां पे चुन के आई थी, तो उन्होंने अपने जो ट्राइब का जो वॉर क्राई है उसको पार्लियामेंट के जो हाउस है वहां पे रखा था, और जिससे वो पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा वायरल हुआ। जो एक लोकल ट्रेडिशन है, लोकल कल्चर है, उसको एक आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उसको लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। तो इसका भी आप एग्जांपल जो है वहां पे मेंशन कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारी जो ट्राइबल कल्चर है, जो शायद कई लोगों को मालूम ना हो, कई लोगों को उसका आइडिया ना हो, वह आती है। आपने देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है कि आज के समय में जो अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो चैनल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कवरी, प्लैनेट एंड ऑल अदर चैनल्स, तो इसके कारण बहुत सारे जो ट्राइबल कल्चर्स जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, नाउ पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट इट। ग्लोबलाइजेशन में एक जो फेज है अभी का, जो ग्लोबलाइजेशन है वो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन भी तो है। तो इस डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का फायदा यह है कि बहुत सारे जो ट्राइबल कल्चर या ट्राइबल जो पार्ट थे, ट्राइबल जो रिकॉग्निशन है वह मिला है। तो पहली बात तो कल्चरल रिकॉग्निशन की। दूसरा जैसे अब आप यहां पे एक इंडिया का एग्जांपल लो। आजकल आपने खासकर देखा होगा कि इंडिया में एक ट्राइबल ग्रुप है हकी पिकी, हकी पिकी ट्राइबल ग्रुप है। तो वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है ड्यू टू देयर ऑयल, ड्यू टू देयर हेयर ऑयल। तो आप इसका मेंशन कर सकते हो कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वह अभी ग्लोबल स्केल पे रिकॉग्निशन उनको मिल रहा है। ग्लोबल स्केल पे उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा, इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगी, रिकॉग्निशन भी होगा। तो एक इंपैक्ट जो है वो है इकोनॉमिक इंपावरमेंट, अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक इंपावरमेंट, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें मिली हैं, इसको भी आप चाहो तो यहां पे मेंशन कर सकते हो। एक तो उनका जो कल्चर है वो रिकॉग्नाइज हुआ है। आप इसमें इंडिया के अलग अलग फेस्टिवल्स का मेंशन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, या अलग अलग प्रकार के जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इन सभी जगहों पे, मणिपुर में जो संगाई फेस्टिवल और बाकी चीजें हैं, तो वो लोगों तक पहुंच पाई हैं, वो लोगों तक जा पाई हैं जो ग्लोबलाइजेशन के कारण संभव हो पाई हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो पा रही हैं। तो इन सभी का भी एग्जांपल दे सकते हो, जो उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या जो ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, उसका मेंशन कर सकते हो।
तो मान लेते हैं आपने दो पैराग्राफ जो है वह मेंशन कर दिया कि क्या फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है। उसके बाद आप एक पैराग्राफ इस पे भी मेंशन कर सकते हो कि क्या नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आज के समय में जो कल्चर या ट्रेडिशन है वह इरोड होती जा रही है, कल्चर या ट्रेडिशन जो है वह इरोड होती जा रही है। ठीक है, तो इरोजन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जाम्पल कई जो ट्राइबल्स हैं उनकी लैंग्वेज विलुप्त होती चलेगी या उनकी लैंग्वेज जो है वह काफी कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्यों? क्योंकि अब उनको मालूम है कि ज्यादातर चीजें इंग्लिश में होंगी या ज्यादातर चीजें दूसरे लैंग्वेज में होंगी। अगर उनको वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना है तो उनको दूसरे लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा। तो उनका खुद का लैंग्वेज जो है वह धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इंडिजिनियस लैंग्वेज जो है वह विलुप्त होता जा रहा है। दे आर गेटिंग, जैसे इंडिया में बोला जाता है कि उनकी संस्कृताइजेशन हो रही है, मींस दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ वन रिलीजन और अदर और वन स्ट्रीम और अदर। तो उनका जो अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी था वह लॉस होता जा रहा है, उनका अपना कल्चर जो है वह लॉस होता जा रहा है। इसके साथ साथ आप चाहो तो यह भी बता सकते हो कि जैसे इंडिया में आप एग्जांपल दे सकते हो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैक्रेड ग्रोव्स। पहले जो ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट को अपना बहुत ही पवित्र जगह मानते थे और उसकी रक्षा करते थे, पर धीरे धीरे सैक्रेड ग्रोव्स की संख्या कम होती गई। क्यों? क्योंकि अब वह भी बिजनेस मोड में या बाकी चीजों से, ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित होते चले गए। तो ये भी एक पार्ट जो है वह मेंशन कर सकते हो कि उनका जो अपना कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज था वह इरोड होता चला जा रहा है, वह खत्म होता चला जा रहा है। चौथा आप बोल सकते हो कि उनका जो रिसोर्सेज है, अब ग्लोबलाइजेशन का एक इंपैक्ट क्या हुआ है कि अब लोगों को मालूम चल गया कि चलो मान लो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में बहुत रिसोर्सेज हैं। तो सो मेनी कंपनीज, सो मेनी पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर, और उनकी जो अपनी प्राइवेसी है, उनका जो अपना रिसोर्सेज है वह अब वायलेट हो रहा है, उसका अब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और साथ में आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि लाइक जो उनके जमीन पे कब्जा हो जाता है या लैंड एक्विजिशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, हरासमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी को आप मेंशन कर सकते हो कि क्या उनपे नेगेटिव इंपैक्ट जो है वह आ रहा है, उसको भी आप यहां पे बता सकते हो। देन आप फिफ्थ ऑप्शन को यहां पे आप मेंशन कर सकते हो, पांचवा पैराग्राफ आप लिख सकते हो कि मान लो ये सभी चीजें जो है वह तो हो रही हैं, वह चीजें जो हो रही हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट जो है उसके कारण जो चैलेंजेस आ रही हैं, तो अब इससे बचने के लिए, या इसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने इंडिजिनस लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए या कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो आप यहां चाहो तो आप यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेकर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी का मेंशन कर सकते हो कि ये सभी चीजों जो है किस तरीके से ट्राइबल कल्चर को बचाने का काम कर रही है। जैसे आर्टिकल 29-30 से लेकर जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं ट्राइबल कल्चर, या मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो इन सभी के बारे में आप बता सकते हो कि ये टाइम टाइम पे फेयर्स एंड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको एक स्पेशल राइट देते हैं अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का। तो ये पार्ट को भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक वैसे ही आप छठे पैराग्राफ में ग्लोबल लेवल पे भी दिखा सकते हो, जिसमें आप यूनेस्को को और बाकी जो यूएन की संस्थाएं हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से वो ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करती हैं, उसको प्रिजर्व करने का काम करती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप नेशनल, इंटरनेशनल दोनों को लिख दो, तो आपके पास पूरा एक कंप्लीट जो एसे है वो तैयार हुआ। आपने देखा बेनिफिट क्या है, फिर आपने बताया चैलेंजेस क्या है, नेशनल लेवल पे क्या इंपैक्ट, क्या एफर्ट लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट लिए जा रहे हैं। तो ये आपके 6 पैराग्राफ यहां पे कंप्लीट होता है। और फिर आप यहां पे कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से हम इसको और प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन है, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग मोर स्पेस टू डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अबाउट श्रिंकिंग और डिमोटिंग एनी कल्चर, ग्लोबलाइजेशन कैन ऑल्सो बी अबाउट प्रमोटिंग इट।
तो इसको आप मेंशन कर सकते हो कि क्या और किए जाने की जरूरत है, किस तरीके से उनको हाईलाइट किया जा सकता है जिससे लोगों को और बेहतर फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप कंक्लूजन में बता सकते हो कि क्या और करने की जरूरत है। तो दीज वेर द 6 एसेज विच वी हैड। ठीक है, ये जो 6 एसे थे उसको आप देख सकते हो, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आई थिंक आप सभी का जो एसे का पेपर है वो काफी अच्छे से गया हो। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आप सभी के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, सीडीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की। और ये टेस्ट सीरीज आप केजीएस के वेबसाइट पे देख जा सकते हो या फिर ये क्यूआर कोड स्कैन करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके साथ साथ एनडीए की भी टेस्ट सीरीज जो है वह अवेलेबल है केजीएस की वेबसाइट पे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के टेस्ट हैं। आप देख सकते हो टोटल 12 टेस्ट हैं और इसको भी आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, एंड मुझे आप जरूर बताइएगा आपका एसे का पेपर कैसा गया। थैंक यू, टेक केयर।